आज है 14 अगस्त, एक और नई सुबह। और आज अपने दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं अभी प्रेम सागर लेक जाकर। मौसम अच्छा है, मार्केट अभी खुली नहीं है यहाँ पर, 10 साढ़े 10 बजे मार्केट खुलती है। तो आइए चलते हैं प्रेम सागर लेक और देखते हैं वहाँ पर कैसा सीन है। ये है प्रेम सागर लेक। मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है प्रेम सागर लेक। और बहुत शांति है यहाँ पर अभी, क्योंकि सुबह के 7 बजे हैं, कोई यहाँ पर है नहीं। मार्केट भी यहाँ 8 सवा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही खुलती है, माफ़ कीजिएगा। तो बहुत शांत है, मौसम बहुत अच्छा है। जुलाई अगस्त का महीना जो है खजुराहो के लिए बहुत बेस्ट है। ये एक मानसून सीज़न है, ज़्यादा बारिश नहीं होती हालांकि यहाँ पर, लेकिन अच्छा मौसम है सुबह का टाइम और बहुत ही शांत वातावरण। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कमल के फूल इस तरह से देखे हैं किसी लेक में, और मैं भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। देखिए कितने कमल के फूल हैं। और नज़दीक चलते हैं ज़रा। अद्भुत। एक अच्छी जगह है जहाँ पर बैठ के आराम से आप 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा निकाल सकते हो किसी के भी साथ। और इस लेक में मछलियाँ भी हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी मछलियाँ हैं। तो थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें। बाकी कमल के फूल तो बहुत हैं यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ। के लिए हम लोग यहाँ शाम स्वीट्स पर रुके हैं और मौसम बहुत अच्छा, तो यहाँ गरम गरम समोसे उतर रहे थे। बहुत अच्छा लगा समोसे खा के। मौसम ऐसा हो तो गर्मा गर्म समोसे मुंह में पानी आ ही जाता है। चलिए ठीक है। सुबह हम उस तरफ थे जब हम इस लेक को देख रहे थे, और अब देखिए अब हम एक्चुअल में थोड़ा सा इधर से ये रास्ता आता है अंदर, और इससे अंदर आके अब देखिए इसकी खूबसूरती लेक की। बिल्कुल टोटल ही मतलब डिफ्रेंशिएट हो गया, टोटली डिफरेंट व्यू है, मतलब अगर आप महसूस करेंगे तो। और इधर से काफ़ी अच्छा, उधर एक इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, तो ये इधर से रास्ता चारों तरफ लेक के बना हुआ है, तो आप इधर भी जा सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इधर से। चलिए आगे चलते हैं। और अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये कुछ शानदार रोड बनी हुई है। अच्छी जगह है, यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो थोड़ी देर बैठकर। नेशनल फ्लैग अपना, इसे देखकर तो प्राउड फील होता है। ये रास्ता एक्चुअल में कैफेटेरिया की तरफ जाता है, एमपी गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियल विजिटर्स के लिए बनाया है, और ये रास्ता जाता है अपना सीधा 64 योगिनी मंदिर की तरफ। चलते हैं, देखते हैं कैसा है। लो जी, आई थिंक हम आ गए हैं 64 योगिनी मंदिर। चलते हैं अंदर। तरह का ऊपर का नज़ारा है, पत्थरों से जोड़ के बनाया हुआ है। सही है। 64 मंदिर हुआ करते थे, जो अभी 35 रह गए हैं, बाकी सब टूट गए हैं। टूट गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, अब ये तो पता नहीं, बट ठीक है। खजुराहो नॉर्थ
घूम रहे हैं अभी हम, और ये हमारे पीछे ब्रह्मा जी का मंदिर है खजुराहो नॉर्थ में। नॉर्थ में 3 मंदिर हैं, आपका एक इनमें से एक है ब्रह्मा मंदिर, एक वामन मंदिर और एक जवारी मंदिर। तो ये ब्रह्मा मंदिर था। अब इसके बाद हम आगे दूसरे मंदिर पर जाएंगे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं नॉर्थ का एक और पुराना मंदिर। कहते हैं कि खजुराहो में नॉर्थ में और साउथ में सबसे पुराने मंदिर हैं। ये है मेरे पीछे वामन मंदिर, वामन अवतार जिन्होंने 3 पग में पूरी धरती, आकाश और पाताल को नाप लिया था। तो ये इनका मंदिर है, देखते हैं चलिए। कंपाउंड और एक शांत वातावरण और ठंडी हवाएं। ये तो मौसम हमारा वामन टेम्पल तो हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम चलेंगे जवारी टेम्पल, जो यहीं नज़दीकी है पास में वाकिन। तो उधर जाके वो देखेंगे और वहाँ आपको दिखाते हैं। पहुँच गए जवारी मंदिर, और कहते हैं कि यहाँ पर कामासूत्र मूवी की शूटिंग में जो रेखा ने जो एक पूजा की थी, वो जस्ट इस मंदिर का ही एक प्रारूप बनाया गया था लकड़ी का, इसके पास में ही। तो वो इसको पूरा दिखाया गया है। तो अभी हम देखेंगे इसको, मंदिर को मैं आपको दिखाऊंगा। स्ट्रक्चर एक गौर करने वाली बात है कि सभी ऊंचे चबूतरे भी मंदिर बनाए गए हैं। हालांकि इनमें किसी में भी पूजा नहीं होती, क्योंकि जैसी हिंदुओं में प्रथा है कि खंडित मंदिरों में पूजा नहीं की जाती। तो वो सारे मंदिरों में कुछ ना कुछ मूर्तियाँ और ये सब चीज़ें खंडित हैं। तो इस वक्त इनके अंदर कोई पूजा पाठ या ऐसा कुछ नहीं होता। बट स्टिल कि ये पुरातत्व विभाग की संरक्षण में है, तो इनको बचा के रखा गया है। तो अभी देखते हैं इसको। घंटाई मंदिर, और इसमें क्या है, इसमें इतनी खासियत है कि इसके सभी पिलर्स पे घंटियाँ बनी हुई हैं। स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट वैसा ही है। बहुत अच्छी फ्रेशनेस और एक मतलब फ्रेश, क्योंकि यहाँ सारी ग्रीनरी है, तो काफ़ी अच्छी खुशबू और बिल्कुल ताजगी का एहसास होता है। ठंडी, ऊपर से ठंडी हवा। जोन कंप्लीट होने के बाद अब हम आ गए हैं इस जोन में, जहाँ पर दिगंबर जैन महाराज के मंदिर हैं। और यहाँ एक 84 बावलियों में से एक सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावली भी बताई जा रही है, वो भी देखते हैं चलिए।
दिगंबर जैन महाराज को समर्पित है सारा। तो अभी एक मंदिर में गए थे, अभी यहाँ पे 16 मंदिर हैं ऐसे टोटल। तो अभी आगे चलते हैं, ये रास्ता जाता है बाकी मंदिरों को। मंदिरों की संरचना तो वैसे ही है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो कह सकते हैं आप स्टोन कार्व करके नहीं बनाया हुआ। इनको जैसा हम नॉर्मल घरों में दीवारें पेंट करते हैं उस तरह से इनका स्ट्रक्चर है। जनरली खजुराहो में जो भी मंदिर हैं वो बिना पेंट के सैंडस्टोन्स और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। चौरासी बावलियों में से एक बावली है जिसको सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावली बताया जाता है। अभी इसका गेट बंद है एक्चुअली, और आई थिंक ये कभी हो सकता है खोले जाने की है या नहीं है। कहते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर ने की, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 गुरु हुए हैं जैन धर्म में, जिसमें आदिनाथ सबसे पहले नाथ हैं और 24वें महावीर जी हैं। तो उनका ही मंदिर का पीछे यहाँ पर के टेंपल भी हमने देख लिए हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे साउथ जोन के टेंपल देखने, और वहाँ पे आई थिंक 3 ही टेंपल बचे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सीधा अपना रेलवे स्टेशन, कि आज शाम को हमारी वहाँ से ट्रेन है और हमारा टूर वहीं एंड हो जाएगा। चलते हैं अभी साउथ जोन की तरफ और वहीं मिलते हैं आपसे। पहुँच गए हैं साउथ जोन में, ये आसपास ही है, ईस्टर्न, नॉर्थ और साउथ। तो अभी हम पहुंच गए हैं साउथ में पहले मंदिर में, धुलादेव मंदिर बोलते हैं इसको। अगर मैं आपको दिखाऊँ, धुलादेव टेम्पल, ये है फर्स्ट लोग। बात की जाए तो आर्किटेक्चर की सभी मंदिर एक जैसे ही हैं, और सब में सैंडस्टोन और इनका मतलब यूज़ किया गया है, ग्रेनाइट का। सभी का एक कंस्ट्रक्शन है। कुल 84 मंदिर और 84 तालाब खजुराहो में बसाए गए थे। तो उनमें से अभी 35 मंदिर और कुछ ही तालाब बचे हैं, जिनमें से ब्रह्मा लेक एक, ब्रह्म सागर लेक एक थी, और ऐसे छोटे मोटे 2-4 तालाब और हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब अब धीरे धीरे एंशिएंट टाइम में ख़त्म होती जा रही हैं। एंशिएंट टाइम की चीज़ें जो थी वो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट अब संरक्षण दे रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप भी अभी तक संजो के रखिए। और एक चीज़ तो तय है, आज के टाइम में अगर हम बात करें कि इस तरह की बेहतरीन कार्विंग और बेहतरीन कलाकृतियाँ हाथ से बनाना, तो मैन मेड तो आजकल बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकती। और जितने भी ये स्टोन कार्विंग वगैरह है सब मशीनों के द्वारा की जाती है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक टाइम पे आप सोचिए कि जिस पे मैन मेड कार्विंग अगर ये करी जाती थी तो इस मंदिरों को बनाया जाता था, तो ये कितना टाइम में एक मंदिर बनता होगा। लेकिन इनको खंडित करने में, इनको ख़राब करने में ज़्यादा टाइम किसी को नहीं लगा। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि इसी चीज़ों को जो है संजो के रखती है। चलिए आगे देखते हैं अभी धुलादेव मंदिर। चीज़ का और मैं ध्यान आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हर मंदिर प्रांगण में धीरे छोटी छोटी हर जगह हरियाली और ग्रीनरी का बड़ा ही ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी। देखे हुए सभी मंदिरों में आप देखेंगे इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और ऊपर की तरफ इतनी मूर्तियाँ नहीं हैं जितना आप इस स्ट्रक्चर अभी देख पा रहे हैं। ऊपर इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटे छोटे गुंबद बनाए हुए हैं।
किसी चीज़ का प्रतीक। और ये तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भगवानों के अलग अलग स्वरूप में मूर्तियाँ और उनके जो बनाई हुई हैं, और उस वक्त की जो राजाओं की दासियाँ और ये कलाकार जो नृत्य है और इनके जो डिफरेंट फॉर्म्स इन पर कार्व किए जाते हैं। मंदिरों में अप्सराओं की जो मूर्ति जो स्थापित की गई है, जो अपने डिफरेंट जो डांसिंग फॉर्म्स को प्रेजेंट करती है, और उस वक्त के भगवान और उस वक्त के राजा जो इसमें। अब इस मंदिर में मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्तियां भी स्थापित थी, जो कि खंडित कर दी गई हैं। और तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं एंशिएंट अपने, अगर हम बात करेंगे तो कल्चर्स में, जो हमें आधी चीज़ें तो पता भी नहीं है, इतिहास को बिल्कुल ही दबा के रख दिया है। तो यहाँ आते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरी जगह, और वहाँ जाकर आपसे ज्वाइन करेंगे, देखते हैं वो कौन से मंदिर में हम नेक्स्ट जाते हैं। ये मंदिर से निकलते ही एक छोटा सा वाटरफॉल है इधर, जो कि अच्छा है, और यहाँ बड़ा ही खूबसूरत और ठंडा माहौल है। पीछे जो है मूंगफली की फसल है, मुझे पहली बार देख रहा हूँ मैं भी अपनी लाइफ में। और यहाँ पे ज़्यादातर दाल और ये सब चीज़ों की खेती होती है, जो खाने वाले तिल है उनकी भी खेती होती है। चावल बहुत कम पाया जाता है, आपका गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और ये साथ में दाल और मूंगफलियों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आपको अभी महुआ का पेड़ दिखाता हूँ, जो कि जिससे शराब बनती है, और उसका बीज भी दिखाऊँगा। महुआ का पेड़, इससे वाइन बनती है। महुआ का बीज, इससे फूल बनता है, और फूल बनने के बाद इससे शराब बनाई जाती है। इंटरेस्टिंग। और बहुत सी चीज़ें यहाँ खजुराहो में ऐसी हैं जो कि पहली बार हमने देखी हैं, या कह सकते हैं कि हमारा एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर ही एक्सप्लोर की जा सकती हैं, और हर चीज़ का अपना एक महत्व है। कहते हैं खजूर के पहले अमोद पेड़ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम खजुराहो पड़ा था। तो उसका भी एक पीछे महत्व है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व होता ही है यहाँ पर। किसी भी प्राचीन स्थल पे अगर जाते हैं तो पुरातत्व समय में क्या उसके एंशिएंट टाइम में क्या उसके रीजंस रहे होंगे, क्या उसके पीछे वजह रही होंगी, ये आज के टाइम में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए अब चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ और मिलते हैं आपसे। ये पेपरमिंट का पेड़ है, खेती होती है पेपरमिंट की। इसको अगर आप हाथ से मसलोगे तो आपको एक बहुत ही, जिसका मेंथोल बनता है बेसिकली, वही खुशबू महसूस होगी। पेपरमिंट का एक पौधा है, छोटा सा तोड़ा है मैंने इसको, तो इसकी इतनी ज़बरदस्त मेंथोल की खुशबू है, बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल ओरिजिनल फ्रेश। तो यहाँ हमारे पीछे ये पेपरमिंट की खेती होती है, बहुत खूब। पौधा देखना भी एक अपना ही अलग ही रोमांचक एहसास है। लगाने के बाद 3 बार काटा जाता है। दूसरी बात, पेपरमिंट बहुत ठंडा होता है, इसके आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होता है स्पेशली। अच्छा, इसको आप जो है मेंथोल प्लस बाम वगैरह बनती है आपकी, आप जो है कैंडी वगैरह खाते हैं। हाँ। और भी कई चीज़ें हैं, कई दवाएं हैं आयुर्वेदिक जिसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। ये किस सीज़न से किस सीज़न के बीच में बनता है, लगाया जाता है बेसिकली? ये एक्चुअली इसका टाइमिंग तो वैसा कुछ नहीं होता जब आपके पास समय हो, लेकिन ये पानी ज़्यादा मांगता है। पानी ज़्यादा मांगता है। एक बार लगाएंगे तो इसको जब इतना बड़ा हो जाएगा तो इसको काट लेंगे। इसके अच्छा। प्लांट है पास में यहीं पे। अच्छा। उसमें तेल निकालते हैं। कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा डाउन हो जाते हैं रेट, और कम होता है तो रेट बढ़ जाते हैं। तो कभी 1500 कभी हो जाता है, कभी 1200, कभी 1000 कभी हो जाता है। ओके। तो ज़्यादातर लोग अब ये फ्री टाइम में ये खेती करते हैं, तो किसान के लिए एक अच्छा व्यवसाय है, और तो पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है उन लोगों को। ओके। तो ये भी आज तक आपने और हमने सिर्फ दुकानों पे सब्जी मार्केट में ही देखा था, आज आपको पेड़ भी दिखा। देखिए देसी आंवले का पेड़, आंवला लगा हुआ है। कितनी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ खजुराहो में, कमाल है। हम जाएंगे बीजा मंडल और चतुर्भुज मंदिर, जो कि आपके सामने है। चलते हैं अभी, ये हम साउथ रीजन में आ गए हैं, चतुर्भुज मंदिर। इसकी
इसको अंदर से देखेंगे। कहते हैं इसमें भगवान चतुर्भुज विराजमान है। ये एक अकेला खजुराहो का ऐसा मंदिर है जो अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका फेस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि ईस्ट से सूरज निकलता है और वेस्ट में ढलता है। तो कहते हैं कि वेस्ट में जब सूरज सनसेट होता है तो उसकी जो आखिरी किरण है वो इनके पैरों पे गिरती है। और ये है चतुर्भुज मंदिर। और इसका जो फेस है जिसमें भगवान विराजमान है वो वेस्ट साइड की तरफ देख रहे हैं, यानी पश्चिम तरफ के लिए। चतुर्भुज मंदिर में भी अगर आप पीछे देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ इसकी जो स्कल्पचर्स और इसकी जो नक्काशी है वो धूलादेव मंदिर के जैसी ही है, जिसमें मतलब अप्सराओं को अलंकृत तो किया गया है। उसके बाद ऊपर जो है उसमें पूरे मंदिर में आपको कुबत से दिखेंगे बने हुए ऊपर, या मंदिर की चोटियाँ ऐसी बनी हुई दिखेंगी, शिखर बने हुए दिखेंगे। बहुत अच्छे हैं इधर, सबका कुछ ना कुछ अपने अपने उसमें एक महत्व है, अपनी एक पहचान है। और स्ट्रक्चर्स थोड़ा बहुत अभी डिफरेंस जो साउथ में मेरे को नज़र आ रहा है। ईस्ट में टोटली जैन मंदिर थे और अब साउथ में धीरे धीरे थोड़ा सा आर्किटेक्चर में फ़र्क है, और लेकिन काफ़ी अच्छा, काफ़ी अद्भुत। मुझे ऐसा लगता है कि जितना वेस्टर्न टेम्पल्स को तवज्जो अभी दी गई है, उनको निखारा गया है, इन पर अभी ध्यान कम दिया जा रहा है। ओवरऑल ठीक है, साफ़ सफाई है इधर प्रांगण में भी, बट टूरिस्ट बहुत कम है। देखेंगे हम चतुर्भुज मंदिर। सभी में एक तरह से बनाया हुआ है कि हरियाली और मतलब कंपाउंड ऐसा ज़रूर है जिसमें आपको बहुत सारी ग्रीनरी, पेड़ पौधे मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए आप मेरे पीछे, अलग तो बनाते हैं अपने एक दूसरे को ये मंदिर खुद से, और बाकी और मंदिरों से भी जो कि अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर है। तो हर स्टेट में, हर जगह पे, हर मंदिर का अपना अलग अलग एक महत्व है। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अब दूसरे एक मंदिर पे, इसको कहते हैं टेंपल, और उसमें जाएंगे अभी। यहाँ से बीजानाथ टेंपल आई थिंक वॉक ही नहीं होगा, या 500 मीटर की दूरी पर होगा, तो अभी वहाँ चलेंगे। कहते हैं वो जो मंदिर है वो एक्सकेवेटेड है, पहले वहाँ से भगवान शिव की मूर्ति दिखती थी, लेकिन अब वहाँ पूरा मंदिर दिखता है। तो वो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो एक्सकेवेशन टीम है उनकी वजह से उसको अभी पूरा मंदिर दिख रहा है। हम पहुंच गए हैं बीजा मंडल टेम्पल में, मेरे पीछे है। यहाँ पर अभी एक्चुअल में एक्सकेवेशन चल रही है, और उसके दौरान जो अवशेष निकले हैं उसकी कुछ यहाँ एक प्रदर्शनी लगी हुई है, देखते हैं। देखिए कैसे इन्होंने एक एक चीज़ को समझाया है। यहाँ पर री-एनफोर्समेंट, प्रोटेक्शन और सेपरेशन का पूरा स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग टेम्पल बीजा मंडल। पूरे मंदिर का नक्शा है। इस तरह का मंदिर का स्ट्रक्चर। ये खुदाई से पहले ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स जिनसे ये खुदाई की जा रही है। बताया जाता है कि इनको पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ पुरानी टेक्निक, इंटरलॉकिंग टेक्निक जो बोलते हैं, वो यूज़ की गई है। वो देखेंगे भी, चलकर देखते हैं किसी है। देखिए पत्थरों के बीच में आयरन, जब ये खजुराहो के टेम्पल बने थे तब से ये इंटरलॉकिंग दो पत्थरों को आपस में जोड़ने वाला सिस्टम पुराने वाले टाइम में भी थी, बस उसको टेक्नोलॉजी का नाम नहीं देते थे।
शिल्पकला या उसको जो शिल्पी हमारे बनाते थे, आज हम उन चीज़ों को किताबों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को जिनसे निकल के आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। तो वो चीज़ें आज हमें यहाँ मतलब देखने को मिलता है कि आज से हज़ारों साल पहले 1100-1200 ईस्वी में और 900-950 ईस्वी में जब ये मंदिर बने थे, तब से इनके अंदर ऐसी कलाकृतियाँ और उनको पत्थरों को जोड़ने का जो भी सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है, बहुत शानदार और बहुत मजबूत। देख सकते हैं लोहा अभी तक भी झड़ा नहीं है, इतनी अच्छी इन्होंने तरह से इसको बनाया हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं शिवलिंग के टॉप पे, फिर देखते हैं उधर से कैसा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे अब धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ मंदिर खंडित हो चुके हैं, बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो खंडित हैं और अब उनको धीरे धीरे बनाया जा रहा है, निकाला जा रहा है एक्सकेवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करके। बहुत सी चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल गवर्नमेंट इधर से बना रही है। टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया 84 के आसपास मंदिर थे। ये है वो शिवलिंग। पत्थरों की संरचना देखिए, तो क्या ज़बरदस्त इंजीनियरिंग की है एक्चुअल में। बीच में ग्रेनाइट या संगमरमर लग रहा है। आगे देखिए, समझ पाना तो मुश्किल है कि इन मंदिरों को खंडित क्यों किया गया है, और लेकिन इधर आने के बाद समझ में आता है कि चीज़ों का महत्व अपने प्रत्यक्ष रूप से देखना। और जो मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग, अगर हम आज के टाइम में कहेंगे इंजीनियरिंग, तो जो लोग किताबें पढ़ के इंजीनियरिंग करते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आप पत्थरों को भी लोहे से इस तरह से जोड़ सकते हैं। आज इसी पद्धति का इस्तेमाल करके वो टेम्पल्स खड़े किए जा रहे हैं, जो कि खजुराहो में ही जो नए स्ट्रक्चर पर बन रहे हैं। तो यहाँ आना काफ़ी अच्छा रहा और एक एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा भीमा मंडल महादेव पे आने का, और बीजा मंडल महादेव सॉरी। और चलते हैं इधर से आगे की तरफ। और मंदिर के अवशेष, इसकी भी खुदाई करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ निकलेगा। फाइनली सारी जगह घूम के खजुराहो में, सारी तो नहीं कहूँगा, मैक्सिमम जगह हमने खजुराहो में घूम ली। और उसके बाद अब फाइनली आज हमारा डे जो गुजरात टूर है वो खजुराहो टूर जो है वो ख़त्म हो रहा है। और हमारी ट्रेन पीछे लग गई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए दिल्ली से एक ही ट्रेन है। आज हमारा ये टूर ऑफिशियली ख़त्म हो रहा है और कुछ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी यहाँ के बाद हम घर पहुँच जाएंगे कल सुबह। तो खजुराहो में आपका जो प्लान होना चाहिए और कितना खर्चा कैसे आएगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में डाल दूँगा आपको। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आप खजुराहो घूम सकते हैं और कैसे कितना सस्ता खजुराहो में आपको स्टे पड़ सकता है या घूमना फिरना। भाई ये पेरीफेरी जो है बहुत छोटी पेरीफेरी है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इधर। 14,000 लोगों की पॉपुलेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में ये सारा कुछ है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो 2 दिन इनफ है और अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप एक एंशेंट लवर हैं, एंशेंट आर्किटेक्ट के लवर हैं, तो आप आ सकते हैं और इधर अपना दिन स्पेंड कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी आप लोगों से अलविदा लेने का वक्त आ गया है। तो मिलते हैं फिर कभी एक और नई जर्नी में। वो मैं सोचूंगा अभी क्या करना है, कहाँ का है। मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ अभी सितंबर एंड में, तो देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नई जर्नी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।